हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन वेब। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था प्रस्तावना, जिसमें हमने समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संप्रभुता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इसके अलावा न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं समता, यहाँ तक का हम कवर कर चुके थे, जिसमें हमने ये पढ़ा कि प्रस्तावना के अनुसार जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें 3 प्रकार के न्याय प्राप्त है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है और 2 प्रकार की समानता प्राप्त है। 3 प्रकार के जो न्याय हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त है, जिन्हें हम पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान हमें देता है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। और 2 प्रकार की समानता हमारे पास है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। तो इस तरह से हम अब तक यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इसके आगे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिष्ठा एवं समता का अवसर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, एकता एवं अखंडता। तो इसमें क्या डिफरेंस है? अखंडता और एकता में डिफरेंस की अगर हम बात करें, अखंडता एक मनोवैज्ञानिक भाव है, मतलब मन से ये भाव है, मनोवैज्ञानिक भाव है कि हम देश का अंग है। अपने आप को देश के साथ मानना, अपने आप को देश के लिए मानना, इंटीग्रेटेड मानना उसके साथ, इसे ही हम अखंडता कहते हैं। और अखंडता जो है एक मनोवैज्ञानिक भाव है। अखंडता एक मनोवैज्ञानिक भाव है जो कि इंडिविजुअल को या प्रत्येक व्यक्ति को देश का अंग अपने आप को ये मानने के लिए उसके अंदर भाव आता है कि व्यक्ति देश का अंग है। एकता की बात आए तो एकता का अर्थ है यूनिटी। इंग्लिश में अगर इसको कहें तो ये यूनिटी है, और अखंडता इंटीग्रिटी है। एकता यूनिटी, एकता का अर्थ है कि आपस में, हालांकि भारत बहुत सारे धर्मों का देश है, बहुत सारी जाति, भाषा, धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर एक व्यक्ति अपने आप को एक मानता है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसमें जो भी कानून है, नियम है, वो हर एक व्यक्ति के लिए बराबर है। तो जब व्यक्ति के अंदर ये भाव होता है कि दूसरा व्यक्ति भी मेरे समान है, तो आपस में उनमें एकता की भावना स्थापित हो जाती है। तो एकता का अर्थ यही है कि व्यक्तियों में आपस में समान होने की भावना। ठीक है, एकता का अर्थ है समान होने की भावना। ठीक है, अखंडता और एकता आपको समझ में आया होगा। अखंडता एक मनोवैज्ञानिक भाव है, एकता व्यक्ति के अंदर समान होने की भावना है कि दूसरा व्यक्ति भी मेरे समान ही है, क्योंकि उसे भी वही चीज मिली है जो मुझे मिली है। अर्थात संविधान में जो लॉज, नियम, कानून जो भी है वो उस व्यक्ति के लिए भी बराबर है और मेरे व्यक्ति के लिए भी, मेरे लिए भी बराबर ही है। ठीक है, तो एकता और अखंडता। आगे आते हैं सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए। अब बंधुता क्या है? बंधुता का मतलब यही है कि आपस में प्रेम हो, विश्वास हो, भाईचारा हो, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना ही समझे। तो बंधुता का अर्थ है भाईचारा। भाईचारा। अब ये जो बंधुता की अवधारणा है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रांस से ग्रहण की गई है, क्योंकि फ्रांस में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसी क्रांति में 3 शब्द आए, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा। स्वतंत्रता,
समानता, भाईचारा अर्थात बंधुत्व। तो ये बंधुत्व की अवधारणा भारतीय संविधान में फ्रांस से ली गई अवधारणा है, जिसका अर्थ होता है भाईचारा, अर्थात आपस में मेल जोल के साथ, प्रेम और विश्वास के साथ रहना। इसे ही हम बंधुता कह देते हैं। आगे आते हैं, बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, अर्थात जो भारतीय संविधान है उसे बनने में बहुत लंबा वक्त लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन की अवधि में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और अंततः जो इसका पारित रूप था 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत करने का अर्थ ये है कि इसे अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया, परंतु अभी उसे व्यवहार में नहीं लाया गया था, लागू नहीं किया गया। उसी क्षण भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 की जगह पर 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। उसकी ऐतिहासिक कारण है जो हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। और 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया, अपनाया गया और देश में शासन व्यवस्था चलती रहे, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिसके बिना शासन नहीं चल सकता है उन्हें ही लागू किया गया। और इस तरह से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से, आंशिक मतलब पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, केवल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ही लागू किया गया। जैसे चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग होगा तो निर्वाचन आयोग के लिए 324 आर्टिकल उसे लागू किया गया। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्रता का अनुच्छेद लागू किया गया। तो इस तरह से कुल 16 अनुच्छेद थे जिन्हें लागू किया गया। ठीक है, 16 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे उस समय। 395 आर्टिकल में से आंशिक रूप से 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। 16 अनुच्छेद लागू किए गए। तो इस तरह से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को हमने अपना लिया था और इसके बाद आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 1949 को एटेट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो अपनाने के बाद, भारतीय संविधान को अपनाने के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाने के बाद आंशिक रूप से लागू किया गया। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। जब अंतिम रूप से भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था उस समय सबसे पहला जो व्यक्ति था जिसने अंगीकृत संविधान पे हस्ताक्षर किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और चूंकि उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा में पंडित नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था, इसलिए अगर बात की जाए कि प्रस्तावना का जनक किसे कहेंगे तो हम नेहरू जी को ही प्रस्तावना का जनक मानते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिए कि प्रस्तावना का जनक किसे कहा जाता है, नेहरू जी को। इसका रीजन मैंने बताया कि प्रस्तावना का जनक नेहरू जी को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नेहरू ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में पेश किया और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, तो आगे आते हैं। अब भारतीय संविधान निर्मित हो चुका था और चूंकि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें समय के अनुसार बदलाव होते रहते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद।
इन तीनों शब्दों को 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया और भारतीय संविधान में होने वाला ये पहला अमेंडमेंट संशोधन था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया ये पहला संशोधन था। आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन 1976। तो ये संशोधन होने से पहले एक केस आया था बेरूबारी बनाम संघ सरकार। ठीक है, बेरूबारी बनाम संघ सरकार 1960 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया कि क्या संविधान में हम तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन क्या संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कथन पर रिप्लाई दिया, ये जवाब दिया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, और चूंकि ये संविधान का अंग नहीं है इसलिए संविधान के अंग ना होने के कारण इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्योंकि आर्टिकल 368 जो है वो संशोधन की बात करता है कि भारतीय संविधान में जरूरी परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं, परंतु चूंकि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस केस में ये धारणा आई कि संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता। इस केस में बात कही गई प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मना कर दी। उसके बाद अन्य केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना कथन कहा था पिछले बेरूबारी केस में, इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। इस बात को पूरी तरह से नकार नहीं मतलब अपना कथन ही बदल दिया 1967 के केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में। 1967 के केशवानंद बनाम केरल सरकार केस में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस में दिए गए अपने निर्णय को बदल दिया और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन चूंकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी है? नेहरू जी ने। तो प्रस्तावना को संविधान के आत्मा की संज्ञा भी नेहरू जी द्वारा दी गई है और प्रस्तावना का जनक भी नेहरू जी को ही कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और आत्मा जो है वो दिखाई नहीं देती है परंतु होती है, तो इस प्रकार से प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग ना होते हुए भी संविधान का ही अंग है, क्योंकि इसे आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो इसलिए आत्मा दिखाई तो देती नहीं है परंतु होती है। इस तरह से प्रस्तावना चूंकि आत्मा है इसलिए संविधान का भाग नहीं होते हुए भी प्रस्तावना संविधान का बहुत अभिन्न अंग है। तो सिर्फ अंग नहीं बल्कि संविधान का आंतरिक अंग है प्रस्तावना, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरह से बेरूबारी केस में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया केशवानंद भारती में, वो निर्णय एकदम विपरीत हो गया और इस केस में मान लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, आंतरिक अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और एक कॉन्सेप्ट भी इस केस में आया, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का
क्या कथन था सुप्रीम कोर्ट का, डिस्कस करते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 1967 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया और 1967 में बेसिक स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट आया, मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान में परिवर्तन किए जा सकते हैं परंतु उसके मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते। और मूल ढांचा क्या होगा इसकी व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हक में रखी कि सुप्रीम कोर्ट ही इसकी व्याख्या करेगा कि क्या चीज संविधान का मूल ढांचा है क्या नहीं। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जैसे एक घर है, ठीक है, अब घर जिस भी स्टाइल में बना है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका जो मूल ढांचा है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके आंतरिक भाग में पेंटिंग करना, सेटिंग करना, ये सब आप कर सकते हैं। तो इसको रिलेट कीजिए कि संविधान के मूल चीजों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे मौलिक अधिकार है, अब मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से हटाए नहीं जा सकते। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से नहीं हट सकता क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अगर अंदर की बात करें, आंतरिक जो उसके उपखंड है उनमें हम संशोधन कर सकते हैं। तो होप समझ में आया होगा कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता परंतु मूल ढांचे के अलावा अंदर जो संविधान के है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब 1967 का नहीं, 1973 का केशवानंद भारती केस था। 1973 में बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था और ये ऐसा केस था जिसमें आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 13 जजेस की बेंच इसके अंदर बैठी थी। तो 13 जजेस की पीठ, 13 न्यायाधीशों की पीठ इस केस के अंदर बैठी थी, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी पीठ है। पिछले क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके दो स्रोत थे और आधार तो उसका उद्देश्य प्रस्ताव ही है। ये प्रस्तावना है इसका आधार उद्देश्य प्रस्ताव था। दो स्रोत थे, भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और अमेरिका से इसका विचार लिया गया है। अमेरिकी संविधान पहला ऐसा संविधान था जिसने संविधान में प्रस्तावना को हिस्सा बनाया था। प्रस्तावना को शामिल करने वाला जो पहला संविधान देश का था वो यूएसए का संविधान है, अमेरिका का संविधान है। तो सबसे पहला देश जिसने प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया था यूएसए, पहला देश प्रस्तावना को संविधान के साथ सम्मिलित करने वाला। इसके अलावा हम भारत के लोग ये प्रस्तावना हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये जो लाइन है ये भी हमने अमेरिकी ही कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से लिया है। हम भारत के लोग, वहाँ पे हम अमेरिका के लोग आ जाएगा, वी आर द पीपल ऑफ अमेरिका। यहाँ पे हम बात करते हैं वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है संविधान की प्रस्तावना। और इसके अलावा अलग अलग कथन कहा है प्रस्तावना के विषय में, बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग टिप्पणी की है, उससे भी आप नोट कीजिए। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, परिचय पत्र। ये कथन है N.A. पालकी वाला,
N.A. पालकीवाला का। इसके अलावा अगला जो कथन है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, तो पंडित नेहरू जी ने ही कहा है। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली, राजनीतिक कुंडली, ये कथन के.एम. मुंशी का है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, नेहरू जी ने कहा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त है, जिसमें अंतिम मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी करती है। तो उस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी आत्मा की संज्ञा दी गई है, मौलिक अधिकारों के आत्मा की संज्ञा दी है, और उसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है। लेकिन यहाँ पे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नेहरू जी ने कहा है। इसके बाद आते हैं हम संविधान का कुंजी नोट। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट, ये कथन अर्नेस्ट बारकर का है। अर्नेस्ट बारकर, संविधान को प्रस्तावना का कुंजी नोट अर्नेस्ट बारकर ने कहा है। तो इस तरह से ये प्रस्तावना के विषय में कुछ कथन अलग अलग लोगों द्वारा कहे गए हैं। इसके बाद आते हैं हम संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। यह कथन अंबेडकर जी का है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये कथन कहा कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रस्तावना है ये पूरी कंप्लीट होती है। हर एक शब्द को हमने अच्छे से समझा। तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं कि संप्रभुता हमने पढ़ा। संप्रभुता का अर्थ है बाहरी आंतरिक रूप से बिना दबाव के निर्णय लेने की स्वतंत्रता संप्रभुता कहलाती है। समाजवादी, जिसमें सरकार का भी अर्थव्यवस्था में रोल हो। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि देश की नज़र में सभी धर्म बराबर होंगे, देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक का अर्थ है लोगों का शासन, जहाँ पे जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन करती है। गणराज्य का अर्थ है जहाँ पे सुप्रीम पोस्ट, सबसे बड़ी पोस्ट भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जनता द्वारा निर्वाचित की जाती है। फिर 3 प्रकार के न्याय का वर्णन प्रस्तावना में है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और जो न्याय की अवधारणा है ये USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी, रशिया। ठीक है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से न्याय की अवधारणा ली गई है। ये जो न्याय की अवधारणा है ये रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता। और इसके अलावा एकता, अखंडता में डिफरेंस समझा हमने। उसके बाद बंधुता क्या है, संविधान को किस तारीख को अपनाया गया, किस तारीख को लागू किया गया, किस व्यक्ति ने सबसे प्रथम हस्ताक्षर किए, किस व्यक्ति ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। तो इस तरह से ये पूरा संविधान की प्रस्तावना खत्म होती है। यहाँ पर होप आप सबको समझ में आया होगा। तो प्रस्तावना का टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो सिटीजनशिप है। लेकिन इससे पहले ये भी ध्यान रखिए कि जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा, कुंजी, सार, दर्शन
कुंडली, दर्पण, परिचय पत्र, बहुत सारी संज्ञा दी जाती है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए कि जो प्रस्तावना है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, कुंजी, सार, कुंडली, परिचय पत्र, इस प्रकार बहुत सारी संज्ञाएं प्रस्तावना को दी जाती है। तो यहाँ तक हमारा प्रस्तावना क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी में, वो है सिटीजनशिप, नागरिकता। तो अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।